बच्चे दूसरे साइंस ओलंपियाड्स में इंटरेस्टेड हैं, सो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक। वैसे सिलेबस वाइज देखें तो आई गेस ये आपकी मेजॉरिटी ऑफ द 7th स्टैंडर्ड जो है उनके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे आपका बेसिक्स क्लियर होने वाला है, और अगर आपका बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए तो आपके जो हायर स्टैंडर्ड्स होंगे, जितना भी आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। सो बेसिकली जितने भी, ये सबको पता है कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अभी सेल फंडामेंटल यूनिट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में भी पढ़ना और समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। टिश्यू में दोनों टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, नॉट ओनली प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज ऑल्सो, उनके दोनों फंक्शंस वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि प्लांट्स में अगर 2 to 3 वस्कुलर सिस्टम्स हैं और दूसरे कोऑर्डिनेटिव सिस्टम्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, वैसे ही एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेनी मोर। ओके, तो इनका ब्रीफ हम देखेंगे, बट इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द टिश्यू नेचर एंड एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर डेफिनेशन वाइज बोलूं तो ग्रुप ऑफ सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, दैट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप सबके लिए, group of cells leads to the formation of tissues। और अगर आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में बोलना है तो आप वो भी बोल सकते हो, दैट इज टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी चीज आप बोल सकते हो, मतलब यस Ma'am, we can write the definition like this also: a group or a cluster of cells formed together make a tissue. Yes, you can say cluster of cells, you can say group of cells। ग्रुप के जितने भी दूसरे सिनोनिम्स हैं, you all can use that word also, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव लाइन भी आप लोगों को दे रही हूँ। टिश्यूज बेसिकली व्हाट दे आर अ ग्रुप ऑफ similar cells performing a specific function, that is tissue। okay, अगर मैं ओवरऑल टिश्यू की स्टडी के बारे में बात करूं तो स्टडी ऑफ टिश्यू को भी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। Study of, you all can write down, this word is important, tissue is called histology। Ma'am, yes ma'am, histology means it is named after a protein. no no, it is not named after protein। ये कह लो कि इट मीन्स कि हम टिश्यूज और उनके बेसिक लेवल पे उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज बेसिकली हिस्टोलॉजी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ लैटिन डिराइव्ड वर्ड। जो हिस्टोलॉजी वर्ड है, दैट इज अ लैटिन डिराइव्ड वर्ड। इट मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज और उसके स्ट्रक्चर्स। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं, सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है टिश्यूज का, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट नॉट ओनली हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन की आप बात करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो जो हिस्टोन प्रोटीन है ना बच्चे, वो दूसरी जगह यूज होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली डीएनए बाइंडिंग के टाइम पे यूज होता है। ओके, तो जब डीएनए को बाइंड किया जाता है, यानी डीएनए इज वेरी लॉन्ग, ओके, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स लॉन्ग। एक इंडिविजुअल ह्यूमन का जो एवरेज लेंथ है, दैट इज 2 मीटर। अभी 2 मीटर लंबे डीएनए को आपको क्या करना है, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको बाइंड करना है। सो उतना कंप्रेस्ड या उतना बाइंड करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको एक दूसरे सपोर्ट या सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। एंड वन मोर पार्ट, अगर यू ऑल अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री,
देन डीएनए जो है वो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड है. जो डीएनए का एज अ मॉलिक्यूल जो चार्ज होता है ओवरऑल दैट इज नेगेटिव. उसको बाइंड करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. ओके, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरैक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे, एक स्टेबल कंपोनेंट बनाएंगे. जब तक कि वो चार्ज फॉर्म में रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एम्प्टी रहेगा, तो क्या होगा, वो हमेशा किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, तो डीएनए अनस्टेबल हो जाएगा. तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. बट जो हिस्टोलॉजी वर्ड है दैट इज एक्चुअली डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्टडी ऑफ टिश्यूज, मतलब उनका स्ट्रक्चरल स्टडी, उनका फंक्शनल स्टडी जो होता है उसको ओवरऑल हिस्टोलॉजी बोलते हैं. ओके, सो दैट इज अबाउट देयर टर्मिनोलॉजी. देन नेक्स्ट इज समथिंग रिलेटेड टू द साइंटिस्ट, क्योंकि हर चीज के कोई ना कोई पायनियर होते हैं, मेन प्रिंसिपल पर्सन होता है जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ फील्ड्स, मतलब किसी टेक्नोलॉजी या किसी एप्लीकेशन या किसी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो दैट पर्सन इज मैरी जेवियर बिकैट. अभी इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी रख सकते हो, बट मैरी अगर आपको याद है एंड बिकैट याद है तो आपको याद आ जाएगा. ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी. यस खुशी. Ma'am, Mm-hmm. ma'am, I've seen many times in cartoon they show that octopus freezing. Ma'am, ink's black ink. Ma'am, does it really spits ink, or it is just as for entertainment? No, no, no. You're talking about octopus blood, right? Yeah. No, ma'am. Okay. That how it's why it spits the ink. Many times in cartoon they show. Yes, yes, yes. They secrete, means whatever they secrete, they secrete actually the dark bluish or purplish color material, जिसको आप black ink या blue ink बोल रहे हो. Okay, so वो जो part होता है that is actually जो octopus के case में होता है that is deoxygenated waste. You will be shocked to know कि जब deoxygenated blood जो है वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास क्या है, दो टाइप के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. सो आर्टरीज क्या करती हैं, जो फ्रेश डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उस ब्लड को क्या कर रही है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, राइट, सेल टू सेल. एंड जो वेन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट मटेरियल जो है उसको ले जा रहे हैं वापस टुवर्ड्स हार्ट एंड टुवर्ड्स किडनी, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से. तो जो ये चीज है, जो हमारे ही बॉडी में जो वेन्स होते हैं उसमें जो ब्लड का कलर होता है, समटाइम अगर वो बहुत ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है एंड इफ अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उनका जो क्या बोलते हैं कि ब्लड का कलर होता है समटाइम टर्न्स टू ब्लूइश आल्सो. आपको ब्लूइश कलर भी दिख सकता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस. बट ये मोस्टली हार्मफुल इफेक्ट की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से होता है, और अगर कोई डिजीज है तो उसकी वजह से होता है. बट इट हैपेंस इन नॉर्मल एनिमल्स आल्सो. तो जो ऑक्टोपस जो सिक्रीट करता है, द ब्लू इंक यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वो उनका सिक्रेटरी मटेरियल है. और वो क्या होता है, वो एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मटेरियल होता है ऑक्टोपस का, जो वो एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से. वो इसलिए एक्सक्रीट आउट. यस Ma'am, instead of peeing or pooing, they just release the deoxygenated blood. sorry, is there? Ma'am, instead of peeing, do they just secrete the deoxygenated right blood? क्योंकि yes, because they are not developed animals ना, they don't have all type of organ system. जैसे हम लोग कैसे हैं, vertebrates हैं या फिर mammals हो गए, तो हम लोग क्या है, हम लोग very much developed. We have bones for structural support, we have several systems, we have proper nervous systems. तो हमारे पास different type के systems हो गए, इसीलिए हमारा body structure क्या है, मल्टी सेलुलर तो है बट कॉम्प्लेक्स है. एंड ऑक्टोपस वगैरह क्या है, ये लोअर एनिमल्स है. लोअर एनिमल्स होने की वजह से क्या है, इनके पास कंप्लीटली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है. सो दैट्स हाउ दे सिक्रेट देयर वेस्ट मटेरियल. ओके, एंड समटाइम्स दे यूज इट फॉर डिफेंस आल्सो, खुद को हाइड करने के लिए. तो वो क्या होता है, उसमें खुद को हाइड कर लेते हैं, कैमोफ्लेज इफेक्ट करवा लेते हैं, और उनके पास टाइम मिल जाता है उनको एस्केप का. Yeah, ma'am. ओके, okay, let's move ahead. Yes, Nishant. Ma'am, if they also have organs or not? Sorry, if If they have organs or not?
they have organs but not that developed organs. Of course उनमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज का नर्वस सिस्टम रहता है, नर्व फाइबर्स रहते हैं, एकदम बहुत छोटा सा ब्रेन डेवलप्ड रहेगा, मींस एडवांस्ड ब्रेन नहीं है हमारी तरह, थोड़ा थोड़ा हर चीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है बट बहुत ही स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिफरेंट, वे डिफरेंट देन अस, तो इस तरीके से, बट उनके पास कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, ओके, एंड क्या बोलते हैं कि उनके पास कोई और अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या एडवांस सिस्टम नहीं, जैसे हमारे पास किडनी वगैरह प्रेजेंट है, वो सारी चीजें नहीं, मीन्स दे हैव देयर सिस्टम, इनके लेवल के हिसाब से, वो जिस लेवल पे है उसके हिसाब से उनके पास सफिशिएंट सिस्टम्स हैं, इसी को तो बच्चे इवोल्यूशन बोलते हैं ना। इवोल्यूशन का मीनिंग ये क्या हुआ कि सिचुएशन के हिसाब से पर्टिकुलर स्पीशीज ने डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस किए, और डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस की वजह से इतने सारे स्पीशीज आज एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल सेल, जो अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बिगिनिंग कहाँ से हुआ है, वन सिंगल सेल से हुआ है, एंड सिंगल सेल में अडेप्टेशन होते होते नाउ वी so many species exist in the world. क्यों? Because few people they react in certain way, सबका reaction different हुआ, इसकी वजह से हो गया। Yes. Yes, ma'am. And another one is Yeah. They have you have just said that they do not have updated mind or Right. not Advanced organ system. Yes. Then how can they use their 6 or 7 legs? Right. They have organ system, they have coordination for their survival, बट उनके पास हमारी तरह एडवांस्ड मेथोडोलॉजीज नहीं, लाइक हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, एंड सब कुछ इंटरट्वाइंड है, हमारे ऑर्गन सिस्टम भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ओके, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, आफ्टर डाइजेशन एक्सक्रीशन भी रिक्वायर्ड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, देन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, देन हार्ट की सारे कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन हैंडल करता है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट। बट इसके केस में क्या हो गया कि इनके पास भी सारे सिस्टम्स बिल्ड है, इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके पास भी सेंसरी एरियाज हैं, रिसेप्टर्स हैं, दे हैव आईज आल्सो टू सी एवरीथिंग अराउंड देम, दे हैव स्मॉल मींस वेरी क्या बोलते हैं कि बहुत ही एडवांस नर्वस सिस्टम तो नहीं, बट ठीक ठाक नर्वस सिस्टम, जो इनिशियल लेवल पे जो नर्व फाइबर्स हैं वो रहती हैं, तो इससे क्या होता है उनके आसपास के सेंसेस वो समझ पाते हैं, अपना एनवायरनमेंट वगैरह वो अच्छे से भाप पाते हैं कि ओके कहाँ पे खतरा है कहाँ पे नहीं, उस चीज को देखते हुए वो देन दे रिएक्ट एंड दे लिव देयर लाइफ, ओके, सो इट इज देयर एंड दे आर सर्वाइविंग, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही उतनी है, दैट्स व्हाई दे आर एक्वेटिक आल्सो। यस Ma'am, as a defense mechanism, they spit the ink. Sorry? Ma'am, for their defense, they spit the ink. Yes, for the defense also, to excrete out waste material also, there are different purposes depending upon the situation. Ma'am, it is said that humans are creative. So, how does it help in evolution? What is it used in evolution or biology? Sorry, I didn't heard you properly. Can you please repeat? Shaurya, एक बार आप repeat कर सकते हो? Yes, ma'am. It is said that human is creative and he is also, मतलब उसका क्या help होता है हमारे evolution में? Okay. Is there any need of it or? Okay. Is it right or wrong? Means हम कैसे survive कर पा रहे हैं अपनी creativity की वजह से? Right? Okay. Yes. Students, I will request everyone, those who are asking the questions, so वो ही unmute पे रहो, बाकी सारे mute कर दो अपने आप को, ताकि फिर बाकी शोर की वजह से सब फिर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, यस, सो शौर्या, एक्चुअली जो क्रिएटिविटी है ना, दैट इज नॉट अ वन डे थिंग। अगर इफ पीपल से इन इवोल्यूशन दैट कि ह्यूमंस आर क्रिएटिव, क्योंकि सर्टेन अडेप्टेशंस हुए, वो जो अडेप्टेशंस है क्यों, क्योंकि चैलेंजेस की वजह से। अब चैलेंजेस में आप किस चीज को कंसिडर करोगे? देखो, चैलेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट तो आ जाता है कंपटीशन, इंटर स्पीशीज कंपटीशन होते हैं, देन दूसरे स्पीशीज के साथ कंपटीशन होता है, एक तो अपनी स्पीशीज के साथ ही होता है, एक दूसरी स्पीशीज के साथ होता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती है? टेम्परेचर हो जाता है, जिससे क्लाइमेट बनता है, जिसको ओवरऑल हम बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब
कोई सी शोर पे रहता है, कोई माउंटेन्स पे है, कोई नॉर्मल प्लेन्स में है। तो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सबकी अडेप्टेशंस डिफरेंट डिफरेंट है। जब इवोल्यूशन हो रहा है तो मोस्ट एडवांस्ड आर प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अंदर ही कौन आते हैं? ह्यूमंस। मेजॉरिटी ऑफ द एप्स एंड ह्यूमंस, यही दोनों प्राइमेट्स हैं। तो प्राइमेट्स के अंदर जो ह्यूमंस आ रहे हैं या फिर एप्स आ रहे हैं, इनके पास क्या हुए? इनके पास एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो गए। एनालिटिकल स्किल्स इन द सेंस कि वो सोनली अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा दे आर यूजिंग देयर ब्रेन ऑल्सो, मीन्स दे आर यूजिंग सर्टेन अदर थिंग्स, जैसे कि टूल्स की रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, दे हैव टू हाइड समवेयर, या फिर किसी और टाइप की हेल्प, किसी और स्पीशीज की हेल्प, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भी धीरे धीरे अडेप्टेशंस की वजह से इम्प्रूवमेंट लाता रहा। इम्प्रूवमेंट आया तो हमारा ब्रेन उस तरीके से डेवलप हो गया, या ओवरऑल हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो उस तरीके से डेवलप हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ आवर क्रिएटिविटी हेल्प्स अस टू सर्वाइव। तो आज के डेट पे क्या हो गया? ह्यूमंस आर मोस्ट क्रिएटिव, बिकॉज व्हाई वी कॉल इट क्रिएटिव। क्रिएटिव का मीनिंग क्या है? अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो we have created so many things ना, we have changed the nature itself। हमने बहुत सारी चीजें क्रिएट कर दी। क्रिएट इन द सेंस जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, हमने वो चीजें भी ऐड कर दी। तो वो सब चीजें जो हो गई, जब वो ऐड हो गई तो वो चीज को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी या दूसरे स्पीशीज के लिए भी क्रिएटिव ही। इट इज डिजास्ट्रस फॉर देम, राइट? कंपटीशन की वजह से इट इज डिजास्ट्रस फॉर देम। वी हैव removed all the forest, we have developed so many buildings, so many industries, and we are continuously exploiting the nature। तो ये हमारे लिए क्रिएटिविटी है, तो हमारे लिए इन्वेंशन हो गया कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मेडिसिन फील्ड में है, ये सारे इन्वेंशंस हो गए। तो हमने तो अचीव कर लिया, बट वी आर मेकिंग द एनवायरनमेंट डिजास्टर्स और अनफेवरेबल फॉर अदर स्पीशीज ऑल्सो। सो जो हमारे लिए क्रिएटिविटी है, उससे ये हो गया कि वी हैव बिकेम सुपीरियर। हम फूड चेन में भी सबसे टॉप पे आ गए, देन क्रिएटिविटी में भी हम सबसे टॉप पे आ गए, सर्वाइवल और अडेप्टेशंस में भी हम सबसे टॉप पे आ गए। बट व्हाट वी लॉस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो रही है? धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। जब वो डिटोरिएट होंगी, इट मीन्स कि स्लोली एंड स्टडीली हमें अब क्या क्रिएटिविटी अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नाउ ह्यूमन आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स टू सेव द एनवायरमेंट। So this is how our creativity is helping us. Sure, I understood. Yes, ma'am, and I also had a doubt. Is there any place in Earth that has zero pressure? Okay. There is no as such zero pressure, but जो Tibetan mountains है वहाँ पे low pressure मिलता है। Why low pressure? क्योंकि जितना ज्यादा altitude होगा, अगर altitude high रहा तो pressure कम होता है ना? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Right. तो अगर altitude high है तो pressure low हो जाता है। Zero pressure कैसे हो सकता है? सोच के देखो। जीरो प्रेशर कहाँ पे बोलते हैं? कोर ऑफ द अर्थ वैक्यूम एंड स्पेस। चलो स्पेस हम मान लेते हैं क्योंकि वहां पे और कुछ है ही नहीं, कंप्लीटली वैक्यूम है, इसीलिए हम वहां पे जीरो प्रेशर मान रहे हैं। बट टेक्निकली वैक्यूम अर्थ पे क्रिएट हो सकता है, हम वैसे क्रिएट कर सकते हैं एयर स्पेस को मैनेज करके। बट नेचुरली प्रेजेंट है क्या वैक्यूम ऑन अर्थ? नो। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि जीरो प्रेशर प्रेजेंट होगा? जीरो प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर आप कह सकते हो। पूरे अर्थ में सबसे लीस्ट प्रेशर जो है वो तिब्बतन माउंटेन्स में है, क्योंकि तिब्बतन माउंटेन्स में क्या है? हिमालयास, जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पाए जाते हैं। सो जियोग्राफी इज द रीजन, देयर इज नो एज सच जीरो प्रेशर। और मे बी कुछ कहीं कोई इन्वेंशन हुआ होगा या मैन मेड वे में क्या बोलते हैं, उन्होंने अगर कुछ क्रिएट किया है, देन यू कैन से okay, but as of now naturally no place is available as zero pressure. Yes, I think some other person also have raised her hand. I'm not sure. Kadambari, I think I should give her also one chance. Yes, Kadambari, aapke question, you would like to ask some questions? Ma'am, Yes. ma'am, I've heard a rumor that the humans are made up of stardust. Ma'am, are they saying true or there means Stardust? Yeah, ma'am.
I'm not sure बच्चे की stardust exactly क्या है और कैसे, means maybe it's something which I haven't studied, but I'm not sure. This may be rumors or this may be stories. I'm not sure about it. Actually can't say, क्योंकि जो हमने evolution पढ़ा था, evolution everything, see जो stardust भी है वो क्या है, stardust is also क्या बोलते हैं कि normal matter, और जो नॉर्मल मैटर है या एलिमेंट्स है वो वही एलिमेंट्स है जो प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो एलिमेंट्स अर्थ पे भी हुए होंगे, एंड वही एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन हुआ. फॉर्म एंड रिफॉर्म इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियरली केमिकल रिएक्शंस. तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हुए, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से स्लोली एंड स्टेडीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवोल्यूशन. सो या तो वो जो चीजें हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ, तो मतलब कोई एलिमेंट क्या हो रहा है, अपने फॉर्म्स, अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. ओके, तो वो सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं, वो फॉर्मेट्स जो चेंज हो रहे हैं, उसी से आफ्टर मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमन इवॉल्व फाइनली, और कह लो लाइफ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ. सो यू कैन से टेक्निकली दिस इज ट्रू, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रू, बट आई एम नॉट श्योर इट इज 100% क्लेम्ड थिंग और नॉट. आई हैव टू चेक ऑन इट. रिमाइंड मी समटाइम कि मैं उसके बारे में चेक करके आपको बता सकूं. ओके. Yes, ma'am, it's true. I searched it on web. Okay, then okay, so where you studied? Ma'am, I just saw over there when I was watching, it came like an ad that is the star human made up of stardust. Okay, so जो dust की बात करें, dust is what? It is a element ना, so element एक matter ही है, and we all are made up of non-living component only. अगर मैं reverse इसमें जाऊं, तो suppose living organism, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल. सेल के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? बेटर होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. जो सेल बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे. एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किससे बना है? एट द एंड सबका बेसिक क्या है? इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन कंपाउंड, या फिर और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, तो वो सब क्या हो गए? इनऑर्गेनिक मैटर. Yeah. सो जो ये इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो दिस इनऑर्गेनिक मैटर इज नथिंग बट द रॉ एलिमेंट्स जो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. सो देयर कैन बी द चांसेस कि वी कैन बी अ स्टार फॉर समवन एल्स. आई थिंक एवरीवन हैज हर्ड अबाउट इट. जो स्टार हमें दिख रहा है, दैट कैन बी अनदर गैलेक्सी, राइट? और वी कैन बी जो हमारी गैलेक्सी है या फिर अर्थ है, इट कैन बी अ स्टार फॉर समवन एल्स जो दूर रह रहे हैं और हु कैन सी आवर रिफ्लेक्शन. सो इट इज, आई थिंक घुमा फिरा के सेम चीज हो गई. सो इट कैन बी ट्रू देन. जो क्लेम है, इट कैन बी ट्रू. ओके, सो दिस इज द चेन. तो यहाँ तक तो आप लिविंग हो, इसके बाद तो आप नॉन लिविंग हो गया ना सब कुछ. सो ये वाली चीज तो लिविंग चीज हो गई, विच वी आर. बट व्हाट वी आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली. Yeah, So ma'am. this is non-living. Okay. So this can be a thing. Maybe was advertisement में they wanted to explain in this way. Ma'am, means maybe they were wanting to say that this is happening and we don't know about it. Right. It can be that way, because one cannot collect a stardust. So जब तक वो matter आप collect नहीं करोगे, then how you are going to analyze it? This can be the possibility. Okay. So let me take some questions from the chat. Okay, so हम जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको एक चीज बोलते हैं बायो. Ma'am, bioluminescence. यस, उनके पास फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते हैं. फ्लोरेसेंट मींस व्हिच एमिट्स लाइट. ओके,
सो वो जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से ही वो लाइट एमिट कर पाते हैं और उससे ऐसा लगता है कि डीप ओशंस में certain organisms have some kind of bulb like structure. Ma'am, और due to उसको their बायोलिम maybe it happened. They had some chemicals. राइट, वो केमिकल्स की वजह से ही रिएक्शंस होते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरेसेंट प्रोटीन उसका नाम दिया गया बिकॉज दे आर फ्लोरेसेंट इन नेचर, उसकी वजह से। क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है इसीलिए हम उनको बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। सो सर्टेन केमिकल्स और उनके रिसेप्टर्स और रिएक्शंस की वजह से वो प्रेजेंट है। मोस्टली आपको ये जेलीफिश में दिखेगा मोस्टली। Okay, so yes, and okay, Kushagra Xavier ne actually he studied in detail about tissues की in detail study कि exactly tissues का formation क्या है, वो कैसे form हो रहे हैं tissues, plus in general जो human body है या animals हैं वो कैसे affect हो जाते हैं। वो कैसे affect होना means कौन सी चीज है, क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं और पर्टिकुलर डिजीज के क्या क्या कॉजेज होते हैं, लाइक विच बैक्टीरिया और विच वायरस इज कॉजिंग विच डिजीज। तो ये जो स्टडीज थी वो जेवियर ने इन डिटेल बताई थी। दैट इज द रीजन ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ओके, बिकॉज ही स्टडीड इन डेप्थ एंड डिस्कवर्ड मेनी मल्टीपल फैक्ट्स जो भी है वो सब। ओके, यस, अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। Shaurya, this is something related to evolution. जो आप hammerhead की बात कर रहे हो, that is something related to evolution. Like I said, depending upon the situation, particular organism को किस type के situations मिले, उन्होंने उनके adaptations को कैसा रखा, उसके हिसाब से उनकी body उस तरीके से develop हो गई। Okay, so जो उनके पास जो वो structure है, अगर hammerhead structure है, तो उनके hammerhead के पास actually eye present होता है। And why they need it? Because for their prey, so that उनका wide angle vision हो सके। So उस चीज की वजह से they have developed certain structure. Not only them, other organisms. जैसे हमारे पास analytical skills हो गए ना, because we adapted in that way. हमने दूसरे चीजों पे dependency ज्यादा show की, ना कि independent life जी। Like other organisms, they are not dependent on other organisms. They don't take help of another organisms. They don't use tools for their survival. They don't have solid shelter like us. But हमने वो चीजें यूज की, that's why हमारा analytical part ज्यादा डेवलप हो गया, and बाकी organisms का bodily part ज्यादा डेवलप हो गया। Like they have sharp claws, they have massive physical strength, उनके muscles उस तरीके से डेवलप हो गए, they have giant body structure। तो ये जो सारी चीजें हैं वो depending upon the situation, and this is not a one day thing. Evolution जो है या फिर कोई भी changes किसी भी body के अंदर आते हैं, it takes several thousand years. It's not a one day part. In fact, आपको एक fact आप लोगों से मैं share करती हूँ। जो human beings है, means our current जो humans है, we are known as Homo sapiens. Sapien. Right, Homo sapiens sapien. Right. So we are known as Homo sapiens sapien. Our next evolution, depending upon the evolution, the next human population will be Homo futuralis. We don't know उस time पे क्या होगा, maybe they will take that name or not, we don't know. But जो future human है, we call them human futuralis. And उनके several characteristics जो predict किए गए हैं based on current situation और continuous adaptation के basis पे, no hair on body, okay, no muscle mass, because we have actually stopped the use of physical strength, so there will be no muscle mass. Then large head, lean body आप कह सकते हो। Then height कम हो जाएगी, dwarfness आ सकती है। Yes,
this characteristics are mainly told of the aliens, मतलब ऐसे पिक्चर्स वगैरह में ऐसे ही एलियंस दिखाए गए हैं mainly. एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि हम मूवीज में एज पर इमेजिनेशन व्हाट वी हैव सजेस्टेड कि उनका जो ब्रेन है दैट इज डेवलप्ड, दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड टू अस, दैट्स व्हाई दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? तो जब आप अपना ब्रेन यूज करोगे और कह लो आपका नर्वस सिस्टम पे आप ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो जो ओवरऑल क्रेनियल कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब क्रेनियल क्या हो गया? हमारा क्रेनियम, दैट इज आवर स्कल। तो हमारे स्कल को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और उसके अंदर जो ब्रेन है उसमें जितने भी नर्व सेल्स हैं, तो उनमें जो कैपेसिटी होती है, लाइक कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ कीपिंग द मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ सेंसिंग अदर थिंग्स, जो हमारे 5 सेंसेस का एक्यूमुलेशन है, एंड कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसको हम कंबाइंडली बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, बिकॉज वो सब चीजें किससे कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो अगर हम हमारे क्रेनियल कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है तो वो इन फ्यूचर क्या होगा? लार्जर एंड लार्जर। यस खुशी। Ma'am, what does no muscle mass means? No muscle mass means we all have muscles ना, we show off our biceps, हम मसल देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को किससे हम कंपेयर करते हैं? अगर मसल्स नहीं होंगी तो कभी स्ट्रेंथ नहीं होगा। आपका बोन क्या कर रहा है? बोन आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? आपके सारे ऑर्गन्स एंड ओवरऑल आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बाइंड करके रख रहा है। बट उसके अलावा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी चाहिए ना, आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए, मूवमेंट के लिए, all those voluntary and involuntary movement, like you are running, you are using your hand for certain movement, तो वो जो सारी चीजें हैं, your facial expressions, जो आपके expressions आते हैं sad, happy, ये जो expressions आते हैं, ये सब मसल, आपके cheek muscles move करते हैं तभी होते हैं। ओके, सो ये जो मसल्स हैं वो उसका यूज जो है इन फ्यूचर कम हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन आवर फिजिकल स्ट्रेंथ। Why? Because we have developed so much of the technologies. जब आप टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा डेवलप कर लोगे तो आपके पास क्या होगा? ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उस पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो गई, बिकॉज हमारे पास क्या है? हर चीज का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारा एनालिटिकल सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, और एनालिटिकल सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, इट मींस ओवरऑल हमारी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सो क्रेनियल कैपेसिटी इज गोइंग टू बी लार्जर, या कह लो हायर एंड हायर इन फ्यूचर। तो जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी, देखो एनर्जी क्या है? कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, राइट? और न्यू एनर्जी कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं? ओवरऑल एनर्जीज को चेंज या रीअरेंज करते हैं। ओवरऑल अर्थ पे भी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी एनर्जी अभी एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ चेंज और रीअरेंज होगी। नथिंग विल बी एडेड, नथिंग विल बी लॉस्ट। तो वही चीज रीअरेंज होगी। तो आपका जो ये पार्ट में जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट ओवर हियर इन फ्यूचर। These are just the points. ये predicted points है जो in future होने वाले। We can't say because we won't be there to see. So we can't say कि is it true or not. Only they can say. Okay? When that time will come after thousands of years, if human population is existing, तो शायद जो evolution होगा उसका result ऐसा होगा। Okay? So this is something related to our evolution part. Okay. सो मैं ओवरऑल बात कर रही थी हमारे लिविंग मींस हमारे टिश्यूज के ऊपर कि उनका अरेंजमेंट, उनका रीअरेंजमेंट कैसा है। यस आर्यन, आई विल सेंड द पीडीएफ टू। ओके, सो उनका अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट कैसा है। अभी ये तो पता चल गया कि जो ओवरऑल टिश्यूज हैं वो कंबाइनली क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। और वो जो टिश्यू है वो कंबाइनली क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, राइट? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल हायरार्की की एग्जैक्टली फ्लो कैसा है। यू कैन चेंज द एरो। वो मैंने एरो बनाया था बेस्ड ऑन कि हमारा अगर हम उनको लोएस्ट यूनिट पे कैसे लेके जाएंगे। बट जब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी, सो दिस इज द एरो। I made the table, so ma'am, if I made another table like this, but changing the arrow, ma'am, will that be okay? Yes, जब आप टेबल बनाओगे वो मैंने पर्सपेक्टिव बताया, समथिंग रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, बिकॉज यू हैड द डाउट। दिस इज द एरो फॉर द डेवलपमेंट। ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल
डेवलपमेंट कैसे होता है. सो दैट्स व्हाई आई यूज दैट एरो. तो जो टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम में आप पढ़ोगे, दिस एरो इज इम्पोर्टेंट. तो एरो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा. तो यानी हम स्मॉलर यूनिट से कहाँ जा रहे हैं, हम लार्जर यूनिट पे जा रहे हैं. सो द ऑर्डर इज असेंडिंग. एम आई करेक्ट? Yeah, ma'am. First it was descending, now it is ascending. राइट. सो यू हैव टू, जब अगर आपको कोई टेबुलर फॉर्म देगा या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, सो द सीक्वेंस शुड ऑलवेज बी असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो आपका एरो का मूवमेंट हमेशा ऐसा ही होगा. या फिर अगर आपको एरो चेंज करना है तो ये वाला पार्ट आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तब एरो रिवर्स हो जाएगा. ओके, इसको आप पूरा इन्वर्टेड कर दोगे तो इस पोर्शन को. Okay, so this is about our tissue और उसका little bit of introduction. Let's move ahead so that मैं आपको थोड़ा सा प्लांट से रिलेटेड बता दूं. अगर मैं ओवरऑल टिश्यूज के बारे में हम देखें तो ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पढ़ लिया. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बारी है. अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी मेजर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. वन इज प्लांट, सो यू हैव टू स्टडी द प्लांट टिश्यू, and one is animals. तो इसलिए आपको animal tissues भी पढ़ना है. Okay, so plant tissue and animal tissue, दो टाइप के. First we are going to consider or take plant tissues. First discussion हम plant tissue के बारे में पढ़ेंगे. तो जो इनके ओवरऑल प्लांट टिश्यूज है ना, वो 2 टाइप के ओरिजिनली डिवाइड होते हैं. मैं मोस्टली आपको टेबुलर फॉर्म में ही बताऊंगी बिकॉज टेबुलर अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी जाता है. तो जो प्लांट टिश्यू है वो 2 पार्ट के हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट. Okay, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. नाउ वन मोर थिंग, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है. इट्स गोइंग टू बी अ बिग टेबल नाउ. तो जो मेरिस्टेमेटिक को अगर मैं डिवाइड करूं, सो इट इज डिवाइडेड इन, या कह लो कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट वेराइटीज. फर्स्ट इज एपिकल. Can I tell those 3? yes And yes you then can. lateral. Yeah. Apical, lateral, and intercalary. Yes. Yeah, very good. ma'am. Lateral is also known as cambium. Correct. Next is about permanent. तो जो permanent है, they are divided in 2 parts. One is simple and one is complex. Complex. Okay. So अगर मैं परमानेंट टिश्यूज में बात करूं तो ओवरऑल जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज Parenchyma. yes, Then collenchyma Collenchyma and then sclerenchyma. Sclerenchyma. very good. Ma'am, they are simple, and in the complex that will come xylem and phloem. Correct. And in complex one, 2 types. Xylem and phloem. Right. Okay. थोड़ा सा फंक्शन के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैं इस लेवल पे पहले इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको. प्लांट टिश्यूज जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक का काम है ओवरऑल प्लांट के मास को इंक्रीज करना. ओवरऑल प्लांट का मास कैसे इंक्रीज होगा? बाय इंक्रीजिंग इन साइज, राइट. हम साइज इंक्रीज करेंगे या फिर उनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे. तो जब सेल का ओवरऑल साइज ग्रो होगा या फिर उनके नंबर्स ग्रो होंगे तो प्लांट का भी क्या होगा, मास जो है वो इंक्रीज होगा. तो ये काम है किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. परमानेंट टिश्यू का क्या काम है? परमानेंट टिश्यू का काम है कि किसी भी इंडिविजुअल को, यानी किसी भी प्लांट के जो बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं, लाइक दे नीड फूड टू सर्वाइव, they need transportation, water transportation, food transportation, या several different And type के cell का they development. also give mechanical support. Right, right. Excretion. Sorry, can For you please repeat? excretion. Correct. For For excretion, excretion, for metabolism. respiration,
फॉर फोटोसिंथेसिस पार्ट। तो ये जो टाइप के सेल्स है इनको कौन बना रहा है, इनको परमानेंट सेल्स बना रहे हैं। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस है उसको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, परमानेंट सेल्स कर रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड्स डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मतलब, आई विल राइट हियर, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि फेट ऑफ सेल डिवाइड हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। फेट ऑफ सेल, और बेटर लैंग्वेज होगी टिश्यू, इज डिसाइडेड। यानी ओरिजिन तो सबका सिंगल सेल ही होता है ना, जाइगोट से स्टार्ट होता है, इनका डिवीजन मल्टीपल डिवीजन होता है और उसके बाद इनके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं और एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। तो जब वो इंडिविजुअल डेवलप होता है तो उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। यानी अलग अलग सेल को या अलग अलग क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट काम पकड़ा रहे हैं कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे टेक ओवर डिफरेंट टास्क। तो वो जो टास्क है वो इन फ्यूचर क्या होगा, एडवांस होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ परमानेंट टिश्यू। और इनका साइज वाइज, सपोज अभी पेरेन्काइमा को मल्टीप्लाई होने की जरूरत है, सर्टेन पार्ट इज डैमेज्ड और सर्टेन पार्ट इज वोंडेड, तो वो जो पार्ट है उसको फटाफट मल्टीप्लाई करवाने में कौन हेल्प करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो इनका भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। सो दिस इज द ओवरऑल टाइप, मींस जो कहते हैं ना कि ओवरऑल जो दो टाइप के सेल प्रेजेंट है इन प्लांट्स, दैट इज दीज टू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शैल आई मूव अहेड? इतना लिख लिया सबने? Yes, miss. Yes. Ma'am, I'm right. Okay, okay, I'm giving the time. I'm giving 1-2 minutes. Ma'am, Yes, what is mean by large head? sorry. What is mean by large head? You Large, head, where you have studied? head. Yes, yes, but where you have studied, may I know? Means in which part? Teacher, you written in last slide. Last. Okay, okay. In my slide you are talking. Large head means the size of head, because cranial capacity will increase. तो cranial capacity increase होगा यानी overall brain का size increase होगा। तो जब overall brain का size increase होगा, it means कि उस चीज को fit करने के लिए हमारे skull का size भी बड़ा हो जाएगा ना। तो skull is basically our head only. तो जो future एलिस होंगे उनका comparative to us, उनका ओवरऑल हेड का साइज जो होगा वो लार्ज होगा। दैट इज द बेसिक मीनिंग। ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। ओके Okay, ma'am. ओके। अदिति, फेट मींस किस्मत, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिसाइड करना है, या उनको ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इन फ्यूचर कोई पर्टिकुलर काम करेंगे या स्पेसिफिक काम करेंगे। दैट इज फेट। ओके, लाइक यू हैव योर फेट कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, यू हैव डिसाइडेड योर फेट एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, सो दैट इज गोइंग टू बी योर फेट इन फ्यूचर। तो वो ही चीज यहाँ पे प्लांट्स के लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करना है। एंड हर सेल, हर टिश्यू सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इट विल बी लोड ऑन देम। तो इसीलिए स्पेसिफिक टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फेट ओवर हियर। ओके, यस, इज इट डन? Ma'am, Yeah. xylem carries water, no? Yes, xylem carries water and phloem carries food material. Okay, shall I change the slide? Yes, miss. Okay. So let's discuss first about meristematic tissue. Okay. So as I said, meristematic tissue helps in increase in the length and girth of the cell. Ma'am, its function is means to growth of the cell, the plant will be in its in this Main tissues, function. Right, right, how it will be growing. right. So their main function is to increase the size, the length and girth. Length means this part, means अगर आज plant का size ये है तो future में ये length उनका हो जाएगा, that is the length. And girth is अगर presently
किसी प्लांट का विड्थ यानी उनकी चौड़ाई अगर इतनी है तो इन फ्यूचर कितनी होगी, ये साइज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्व। तो वो जो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है वो कौन, उसका मेजर पार्ट कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे, बाय हेल्पिंग इन कंटिन्यूअस सेल डिविजन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अगर मैं इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट आउट करूं कि उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। So let's discuss first the shape of the meristematic tissues. So they exist in the form of spherical, oval, polygonal, or maybe rectangular too. Okay. अगर मैं इनके प्लांट सेल की एक इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, दे हैव व्हाट, सेल वॉल। तो इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज वेरी थिन, तो इनका थिन सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, सो इनका अगर मैं सेल साइज के बारे में अगर डिस्कस करूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो ओवरऑल साइज है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द टिश्यू, लाइक परमानेंट टिश्यूज। तो उनके कंपैरिजन में क्या है, small in size, they have very dense cytoplasm, and their nucleus is large. Okay. Then next उनकी पैकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। पैकिंग मतलब कि सेल्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कैसा है। So they are tightly packed. Tightly packed means there will be no intercellular space. Okay, and they have small vacuoles. Can anyone tell me vacuoles का main function क्या है? Ma'am, storage of materials and waste product. Right. Storage of substance depending upon the situation. जहाँ पे फूड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वहां पे फूड स्टोर होता है, कहीं कहीं पे गैस स्टोर होता है, कहीं कहीं पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है टेम्पररी। ओके, सो ये हो गया इनका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. ओके, लेट मी मेक द डायग्राम जिससे कि आपको बेटर समझ में आए कि एग्जैक्टली सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की पोजीशंस क्या है। सपोज ये प्लांट का एक पोर्शन है, तो जो टिप पे प्रेजेंट होंगे दे आर नोन एज एपिकल। Apical meristema. राइट, जो साइड बाय साइड यानी आउटर रीजन पे प्रेजेंट होंगे, उनके एकदम एक्सट्रीमिस्ट बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होंगे, दे आर लेटरल। Lateral meristema. राइट, लेटरल का मीनिंग ही है जो साइड में प्रेजेंट हो, उसको हम लेटरल बोलते हैं। Side by side. राइट, और इंटरकैलरी, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो नोड्स के पास, जो ब्रांच या लीफ का नोड होता है, कनेक्टिंग लिंक जहाँ पे है वहां पे इंटरकैलरी। इंटर मींस इन बिटवीन, और मे बी इन बिटवीन दिस एरिया। सपोज कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल टिश्यू भी डैमेज हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है, तो इंटरनली भी उनको ग्रोथ देने के लिए इंटरकैलरी प्रेजेंट है, क्योंकि उसका मीनिंग ही इंटरकैलरी का वही है। सो देयर पोजीशन based on the diagram, this one is apical, this is lateral, जो shaded region है वो positions है उनके, and this is intercalary. Okay, everyone understood this? Yes, miss. Yes, Okay. Okay, so मैं आज इतना ही सबको बताती हूँ, so that जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम टॉपिक है उनको भी लोड ना हो। ओके, ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेजरमेंट है, सो द यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इधर माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। किसी भी स्मॉलर यूनिट्स का जो साइज होता है, लाइक हम सेलुलर लेवल पे जिनका साइज अगर हम
मेजरमेंट लेते हैं, इट इज ऑलवेज इन माइक्रोमीटर ओनली, क्योंकि एट द एंड वो भी क्या हो गया, सिंगल सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, बट इन जनरल टिश्यू को आप मेजर नहीं कर सकते बच्चे। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि टिश्यू का साइज डिपेंड करता है ना क्या है। हम छोटा भी अगर आपने मींस किसी ने अपना सैंपल टेस्टिंग या स्वैप वगैरह करवाया होगा, सो यू नो कि अगर छोटा सा भी स्वैप लिया तो वो भी टिश्यू ही है, बिकॉज सेल इज सो स्मॉल कि वो आप ले भी नहीं सकते, एक सेल तो आप निकाल भी नहीं सकते। और अगर आपका एक हाथ का एक मेजर पोर्शन, मींस आपके बॉडी का एक मेजर पोर्शन भी डिटैच हुआ, वो भी टिश्यू ही है। सो ये रीजन है कि हम टिश्यू को मेजर नहीं कर सकते। हाँ, सेल्स को आप मेजर कर सकते हो, तो उनका यूनिट भी मेजरली माइक्रोमीटर के फॉर्म में ही होता है। यस, बट एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक कि हम क्या पढ़ रहे हैं exactly, and everyone Yes, is miss. understanding the concepts about the tissues. Yes. Yes, miss. Yes, so future में अभी और interesting topics आएंगे। अभी हम plants के थोड़े से in detail पढ़ेंगे, and वो detail के बाद we will next move to animal also. Yeah. Okay, so I hope everyone understood everything. Yes, any questions, Yes. any doubts? Yes, ma'am. Okay, okay. So yes, No, thank ma'am. you everyone for your patient listening. अगर कोई doubt है, then you can message me anytime you want. And yes, those students who need the PDF of this chapter, जिनके पास नहीं है, please ping me so that मुझे पता चल जाए कौन से बच्चों को चाहिए, then I will send the PDF also. Ma'am, Yes. ma'am, in the group, can you share the video of that which I Which have chapter we are studying? No, Okay. ma'am, that I had a doubt regarding that how. In last period, you told you will send the video of giant cheese the factory made. Okay, okay. I haven't sent that particular PDF. No? ma'am. Ma'am, That Okay, video. Okay, okay, okay. Then I will send. I will send. ma'am, last time you told to search about the blood group's name, but I didn't find any specific scientific reason for it. Blood group names. Names Okay. of vitamins, scientific names. Okay, okay. Scientific names of vitamins. Yes, yes. Scientific names जो है उनका structure based है. You want the scientific names of vitamins, then I can give you. Okay. So you can tell me जो भी चीजें अगर मैं भूल रही हूँ, then please keep me reminding. तो मैं क्या करूँगी फिर? मैं भूलूंगी नहीं. Then I will commonly send everything in the group. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, these meristematic tissue only later gets converted into a permanent tissue, na? Right, right. In further development. Initially, meristematics role is to divide cell. That is their basic primary role. When they are going to get, after division, when they are going to get mature, then they convert into permanent tissues. Okay, then they do their own function. Okay, ma'am. Okay, okay. Yes. So, yes. Okay, then bye everyone. Take care and let's meet next week then. And whatever you need, everyone, then please keep me reminding so that I can post on the group. Sometimes I may forget, or sometimes I I was thinking that I have already sent the PDF. Okay, then I will send soon. Ma'am, you can send both the video and the PDF over the group only. So Yeah, that sure. you don't need to ping. Okay, definitely, definitely. Okay, yes. Okay, then bye everyone. Ma'am. Bye, Mr. K. Yes, take care everyone. Bye. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Go ahead, ma'am.